नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर होते हैं उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। और यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम के रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है और लेटेस्ट पैटर्न के ये क्वेश्चन है। तो यहाँ से साइंस में किस प्रकार के क्वेश्चन रेलवे पूछती है तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल पर नए जुड़ रहे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ से अभी तक आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो इससे पहले वीडियो में हम लोग 900 क्वेश्चन इनको कवर कर चुके हैं और ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं। और अभी हाल ही में जो रेलवे के एग्ज़ाम चल रहे हैं वहाँ पे यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं और जो हो चुके हैं एग्ज़ाम उनमें भी यही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इससे पहले वीडियो आपने नहीं देखे तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आइए आगे की वीडियो यहाँ से आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो वायु कोश का क्या कार्य होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि वायु कोश का कार्य क्या होता है। तो यह गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना, यह वायु कोश का कार्य होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो वायु कोश या एल्वियोलाई श्वसन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह छोटे गुब्बारे के आकार की हवा की थैली होती है जिसका कार्य गैसों के आदान प्रदान करने वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह होता है। तो ये फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि पेशीय कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर किसमें परिवर्तित हो जाता है। तो इससे पहले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके थे। तो यह आपके लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में विभाजित हो जाता है। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर जो पायरुवेट होता है यह आपके लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो पेशी ऊतक की ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरुवेट विभाजित होकर लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है तो यहाँ पायरुवेट का विखंडन एक अन्य 3 कार्बन वाले अणु लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं और अचानक इसी क्रिया के होने से हमारी पेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होना क्रैम्प का कारण हो सकता है। तो यहाँ पे एक ये चित्र आपको दिया गया है, इस पे आप देख सकते हैं। तो ग्लूकोज किस तरह आपको पायरुवेट से यहाँ पे परिवर्तित हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा वायवीय श्वसन कब होता है। तो आइए हम लोग इसके ऑप्शन देखेंगे। तो वायवीय श्वसन आपका कब होता है। ऑप्शन ए है कि कोशिका में ऊर्जा के उत्सर्जन के साथ भोजन के विघटन के दौरान, तो नहीं होता है। ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ग्लूकोज के विघटन के दौरान, इसमें भी नहीं होता है। ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना भोजन के विघटन के दौरान, तो इसमें भी नहीं होता है। ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान, तो यह वायवीय श्वसन होता है। तो यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो वायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन द्वारा होता है। वायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन द्वारा होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको याद रखना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किसके रूप में टूट जाते हैं। तो यह एटीपी के रूप में टूट जाते हैं या परिवर्तित होते हैं। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम में एटीपी की फुल फॉर्म आपको पूछी जाती है। तो ये होती है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। तो एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट यह एटीपी का फुल फॉर्म होता है। यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लेता है इसकी फुल फॉर्म से। तो श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए एटीपी के रूप में टूट जाते हैं। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं या पावर हाउस भी कहते हैं। ये पॉइंट यहाँ से स्टार डाल के लिख लेना है। यहाँ से सीधे एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एटीपी को हम लोग कोशिका की ऊर्जा मुद्रा या इंग्लिश में भी लिखा होता है पावर हाउस।
तो यह कहते हैं एटीपी को, क्योंकि यह दूसरे और तीसरे फास्फेट समूह के बीच बंधन में आसानी से रिलीज करने योग्य ऊर्जा प्रदान करता है। तो ये फैक्ट इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ग्लूकोज के अणु किसमें टूटते हैं। तो ग्लूकोज के अणु अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किए थे, यह आपके पायरुविक एसिड में टूटते हैं। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। जो अभी हम लोग एक चित्र आपको दिखाए थे क्वेश्चन में, वही हो जाएगा यहाँ पे ये क्वेश्चन। तो 2021 और 22 के ये लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में ये पूछे हुए क्वेश्चन है। तो ग्लूकोज के अणु पायरुवेट एसिड में टूट जाते हैं। ग्लूकोज सबसे तरल कार्बोहाइड्रेट है जिसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा आपका C6H12O6। तो ये फार्मूला ग्लूकोज का हो जाएगा, इसे भी नोट डाउन कर लेना है। यह स्वाद में आपका मीठा होता है। तो ग्लूकोज का स्वाद कैसा होता है, यह मीठा होता है। तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से मधुमेह नामक रोग हो जाता है। ये सीधा पॉइंट आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है कि रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने पर कौन सा रोग हो जाता है। तो यह मधुमेह नामक रोग आपका हो जाता है। तो मधुमेह आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला हो जाएगा कि ये मधुमेह अधिक छोटे बच्चों या फिर 20 साल से कम उम्र के लड़कों में होता है। टाइप 2 हो जाएगा कि इस प्रकार में शरीर को इंसुलिन जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं बन पाता। अम्ल और क्षार को जब जल में मिलाया जाता है तो जल में अम्ल तथा क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि जीवाणुओं में श्वसन स्थल है। तो आपको बताना है जीवाणु में श्वसन स्थल क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मीसोसोम होता है, यही जीवाणुओं का श्वसन स्थल होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे इस प्रकार सी हमें करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो यह क्वेश्चन RRB JEE 2014 में इसको पूछा गया था। तो जीवाणु परपोषी प्रोकैरियोटिक कोशिका के से बने सर्वव्यापी पर्णहरिम रहित होते हैं। ये प्रायः एक कोशिकीय होते हैं और एरेन वर्ग ने वर्ष 1828 में इन्हें जीवाणु नाम दिया था। तो किस वैज्ञानिक ने दिया था, इनको स्टार डाल के लिख लेना है, एरेन वर्ग। इन्हें जीवाणु का नाम दिया था और इसकी कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका द्रव्य में 70 इस प्रकार के राइबोसोम 70 इस प्रकार के आपके राइबोसोम पाए जाते हैं। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया लवक तथा अंतः द्रव्य जालिका नहीं होती है। श्वसन प्रक्रिया मध्यकाय में होती है। मुख्य गुणसूत्र का भाग बनने वाले प्लाज्मिक एपिसोम कहलाता है। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेने। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या है। तो यह होता है आपका हीमोग्लोबिन। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपके एलपीएन टेक्नीशियन 2018 में पूछा गया था और जो अभी एलपी के एग्जाम हुए थे वहाँ पर भी क्वेश्चन इस प्रकार यहाँ से देखने को मिले थे। काफ़ी हमारे वीडियो से क्वेश्चन सीधे एग्जाम में देखने को मिले थे। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आगे वाले जो एग्जाम होंगे अभी वहाँ पर सीधे देखने को मिलेंगे। तो हीमोग्लोबिन मामला शरीर की लाल रुधिर कणिकाओं में पाया जाता है। लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन है। रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लाल रुधिर कणिकाओं का लाल रंग आपके हीमोग्लोबिन के हीम नामक पिगमेंट पदार्थ के कारण होता है। अतः मनुष्य में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन होता है। तो ये फैक्ट आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट किसमें विघटन कहाँ होता है। तो पायरुवेट में विघटन कहाँ पर होता है, तो यह क्वेश्चन आपको बताना है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन यही आपके होता है कोशिका द्रव्य में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन आपका ग्लाइकोसिस में संपन्न होता है और ग्लाइकोसिस की यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है।
आपका ग्लाइकोसिस क्या होता है? तो इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से पायरूवेट अम्ल के 2 अणु का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। अतः यह प्रक्रिया अनाक्षी श्वसन तथा ऑक्सी श्वसन में एक जैसी होती है। यह संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। ग्लाइकोसिस की खोज आपके जर्मनी के 3 जैविक वैज्ञानिक एम्बडेन और ऑटोमेयरहोफ तथा जे पासन द्वारा किया गया था। इसे हम लोग EMP पथ भी कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको नोट डाउन जरूर करें। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है, तो वह क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग कहते हैं फेफड़े का आयतन। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपके RRB JEE 2019 में पूछा गया था। तो वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है, फेफड़े का आयतन कहलाती है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं। तो आपको बताना है कि हमारे फेफड़े में कितनी कोशिकाएं होती हैं, यानी कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। यह क्वेश्चन आपके NTPC 2016 में इसको पूछा गया था। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 300 मिलियन। तो इनकी संख्या 300 मिलियन होती है। फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ऑप्शन डी इस प्रकार यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे इसके फैक्ट। तो हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। फेफड़ों के अंदर प्रत्येक श्वसनिका पुनः पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिन्हें हम लोग वायु कोशिका वाहिनियां कहते हैं। ये वाहिनियां अनेक छोटे छोटे वायु कोश में खुलती हैं और मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब 300 मिलियन वायु कोश पाए जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए लगभग आपके 400 लेकर 800 वर्ग फीट की सतह उपलब्ध होती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। एक एक फैक्ट हम लोग इसलिए डिस्कस करके चल रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्ट बनाते हैं और काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से इन पॉइंटों से भी देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए हम लोग एक एक फैक्ट और क्वेश्चन डिस्कस करके चल रहे हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? तो एक छोड़े गए श्वास में आपके नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नाइट्रोजन गैस छोड़े गए श्वास में शामिल होता है। फेफड़ों का मुख्य काम शरीर के अंदर वायु खींचकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना तथा इन कोशिकाओं की गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड नामक वर्ज्य गैस को बाहर निकालना। जो व्यर्थ गैस होती है उनको बाहर निकालना। अगला प्रश्न हो जाएगा कि नाड़ी की धड़कन जिसे बोलते हैं पल्स बीट किससे मापी जाती है? तो यह क्वेश्चन आपका 2019 में RRB JEE में पूछा गया था। तो ये हम लोग मापते हैं धमनी से। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो नाड़ी की धड़कन यह धमनी से मापी जाती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो ये भी क्वेश्चन आपके NTPC 2016 में यहाँ पे पूछा गया था। तो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को यह कहते हैं ब्रोंकाइटिस। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ब्रोंकाइटिस श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को श्वसनी शोध कहते हैं। यहाँ पे हिंदी वर्ड भी इसको याद रखना, श्वसनी शोध, और इंग्लिश में कहते हैं ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। और यह श्वसन की सूजन से संबंधित होता है। इसमें श्वास की नली में सूजन आ जाती है जिससे सांस लेने में समस्या आती है। सबसे पहले आएगा यहाँ पे हेपेटाइटिस। तो यह संक्रामक बीमारी है जो लीवर को संक्रमित करती है। आयराइटिस यह होती है आँख के सूजन से संबंधित होती है। गैस्ट्राइटिस यह आपकी पेट की सूजन से संबंधित होती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इनको भी नोट डाउन जरूर करें। यह एग्जाम में सीधे यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा।
तो कार्बन डाइऑक्साइड नासिका के द्वारा बाहर आती है और हम लोग ऑक्सीजन नासिका के द्वारा ही ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्ण ऊर्जा में बदलती है? तो यह प्रक्रिया आपकी होती है श्वसन। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो जीवन प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया को ऊष्ण में बदलती है, तो यह प्रक्रिया आपकी होती है श्वसन। श्वसन जीवों की कोशिका के अंदर होता है, जिसमें पोषक तत्वों का उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका ऑक्सी श्वसन, सेकेंड आपका हो जाएगा अनाक्सी श्वसन। तो यहाँ पे ऑक्सी श्वसन हम लोग पहले देखेंगे। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम लोग ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और इस श्वसन में भोज्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है और इसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। तो ये फार्मूला आपको यहाँ पे इजीली नोट डाउन कर लेना है। साथ ही ऊर्जा भी निकलती है। तो यहाँ पे ये रिएक्शन दी गई, इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे अनाक्सी श्वसन क्या होता है। तो अनाक्सी श्वसन क्या होता है हम लोग देखेंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनाक्सी श्वसन कहते हैं। अनाक्सी श्वसन द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा इसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से कार्बन डाइऑक्साइड तथा एथिल एल्कोहल के दो अणु बनते हैं। तो ये हो जाएगी आपकी रिएक्शन, इसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कहाँ होता है? तो यही आपके होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी हम लोग ऊपर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट में थे वहाँ पे हम लोग पढ़े थे। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस प्रकार करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग एक एक जो फैक्ट होता है उसको डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि वहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो वहीं पे अभी पिछले वीडियो में भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, और अभी वाले जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे अभी पीछे हम लोग पढ़ चुके थे, वहाँ पे भी यही क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। तो ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक अम्ल का विघटन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह प्रक्रिया क्रेब्स चक्र में होती है। क्रेब्स चक्र को ट्राई कार्बोक्सिल अम्ल चक्र भी कहते हैं। क्रेब्स चक्र की खोज आपके 1937 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हैंस क्रेब्स ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करता है, इसलिए इसे हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं। तो एटीपी का पावर हाउस किसे कहते हैं हम लोग? माइटोकॉन्ड्रिया को, या हम लोग शरीर का पावर हाउस ये कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इस प्रकार करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न था हमारा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है इसे हम लोग कहते हैं अनाक्सी श्वसन। अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे, तो ऑप्शन वी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो अभी हम लोग जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में दो फैक्ट पढ़े थे, एक ऑक्सी श्वसन और एक अनाक्सी श्वसन। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसी फैक्ट से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ पे बना गया है। तो इसीलिए हम लोग एक एक फैक्ट डिस्कस करके चलते हैं, क्योंकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपका छूटे ना। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को हम लोग अनाक्सी श्वसन कहते हैं। अनाक्सी श्वसन द्वारा ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा इसके फलस्वरूप ग्लूकोज के एक अणु से ऑक्सीजन तथा एथिल एल्कोहल के दो दो अणु बनते हैं, और ये रिएक्शन आपकी हो जाएगी। यह प्रक्रिया जीवाणुओं अथवा ईस्ट कोशिकाओं की उपस्थिति में होती है। तो ये भी पॉइंट नोट डाउन करना है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु कितने कार्बन अणुओं में परिवर्तित हो जाते हैं? तो यह आपके 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। तो 6 कार्बन अणु से 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन के अणु 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े किसके कारण हवा से भर जाते हैं? तो यह आपके फेफड़ों की स्फीति के कारण हवा से भर जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन आपके 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है।
शरीर के अंदर रुधिर एवं ऊतक द्रव्य के मध्य होने वाले गैसीय विनिमय को आंतरिक श्वसन कहते हैं। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े के लिए दाब के कारण हवा से भर जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि निश्वासन किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फेफड़ों की अवस्थिति। तो ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो निश्वासन आपके फेफड़ों की अवस्थिति के द्वारा होता है। ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस क्वेश्चन के हो जाएंगे कि स्तनधारियों में एक जोड़े लचीले तथा स्पंजी फेफड़े होते हैं, जिसके द्वारा एक निश्चित दर से वायु भरी तथा निकाली जाती है, जिससे सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वास लेने की क्रिया को दो यथा निश्वासन तथा उच्छ्वास में संपन्न होती है। निश्वासन में बाह्य वातावरण में हवा मुक्त किया जाता है। इस समय फेफड़े अवस्थिति की स्थिति में होते हैं तथा उच्च श्वसन में वायुमंडलीय वायु को ग्रहण किया जाता है। इस स्थिति में फेफड़े आपके इस स्फीति की स्थिति में होते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि सांस लेने की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। तो सांस लेने की प्रक्रिया में आपका प्रश्वसन और निश्वासन शामिल होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि मानव शरीर में श्वसन वर्धक है। तो मानव शरीर में श्वसन वर्धक आपका होता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो मानव शरीर में लाल रुधिर कणिकाओं की सभी कोशिकाएं हीमोग्लोबिन से भरी होती हैं और हीमोग्लोबिन हीम नामक रंजक तथा लौह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन से बना होता है। हीम रंजक के कारण ही रुधिर का रंग आपका लाल होता है। तो ये पॉइंट यहाँ से नोट डाउन जरूर करें। जबकि लौह युक्त प्रोटीन ग्लोबिन ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड से संयोग करने की अपूर्व क्षमता रखता है, जिससे रक्त श्वसन गैसों का संवहन करता है। तो ये पॉइंट आपको नोट डाउन कर लेने हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा कि हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीजन से जुड़ता है। तो ऑक्सीजन से जुड़ता है तो यह होता है आपका ग्लूकोज। इससे पहले हम लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वहाँ पे इसको डिस्कस किए थे। तो ग्लूकोज आपका ऑक्सीजन से जुड़ता है। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए ग्लूकोज ऑक्सीजन से जुड़ता है। ग्लूकोज सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट है। यह जल में घुलनशील होता है और इसका रासायनिक सूत्र आपका ये हो जाएगा, इसको भी नोट डाउन कर लेना। यह स्वाद में मीठा होता है तथा सजीवों की कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का सर्वप्रमुख ही स्रोत हो जाएगा यही। अगला प्रश्न हो जाएगा कि किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है। तो किसकी अनुपस्थिति होती है। तो यह आपकी होती है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अवायवीय श्वसन जीवों की कोशिकाओं में ऐसा श्वसन होता है जिसमें ऑक्सीजन के बजाय किसी अन्य तत्व या यौगिक को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग किया जाए। वायवीय जीवों के श्वसन प्रक्रिया में आणविक ऑक्सीजन का प्रयोग होता है, जो एक बहुत शक्तिशाली ऑक्सीकारक होता है। तो इस प्रकार आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं आज के 25 क्वेश्चन। तो कल हम लोग जब देखेंगे तो अगला चैप्टर हमारा 4th नंबर हो जाएगा, जिसे हो जाएगा उत्सर्जन तंत्र। तो यह 4th चैप्टर हो जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यह नया चैप्टर है, कल हम लोग इसको देखेंगे। तो यह क्वेश्चन आपको ज़रूर 1-2 बार रिवीजन जरूर करना है। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। तब तक जय हिंद।